इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं कि इस बार के बजट से देश को कैसी गति मिलने जा रही है। राजीव कुमार जी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव सान्याल जी, आर्थिक सलाहकार, इस वक्त हमारे साथ हैं वित्त मंत्रालय के। प्रोफेसर अनुर कुमार, अर्थशास्त्री, और विक्रम चंद्रा, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करूं। इस बजट को अगर हम मूलतः देखें तो क्या आप ये कहेंगे कि इसके बाद इस सदी का, इस दशक का ये एक ऐसा बजट है जो आने वाले 10 साल के लिए एक मार्गदर्शन के तौर पर काम करेगा? ऐसा लग रहा है कि राजीव जी फिलहाल अभी हमारे साथ नहीं। मैं यही सवाल संजीव जी आपसे पूछना चाहता हूं। इस दशक का पहला बजट, क्या ये अगले 10 साल के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम करेगा? तो आपने देखा ही होगा जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट आज प्रस्तुत किया, उसका जो फोकस जो है वो है कि विकास दर को एक सपोर्ट दिया जाए, इसलिए कि आर्थिक व्यवस्था में जो भी ये कोरोना के वजह से जो भी उस पे गिरावट आई थी, उससे हम लोग जिस तरीके से निकलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करेंगे और बहुत चीजें पे स्पेंडिंग करेंगे, लेकिन खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे हम लोग ने जो जोर दिया है, जिसके कारण मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि आने वाले साल में जीडीपी शायद 11-12% से बढ़ेगी। आप आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी एस्टिमेट्स दिए हैं 11.5% के। तो मेरे ख्याल से इस बजट का जो मूल धारा है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके डिमांड को वापस लाना और डिमांड के आधार पे जॉब्स इत्यादि जो उनको भी बढ़ावा देना। बिल्कुल। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको इतना लंबा तजुर्बा भी है, इतने बजट्स आपने देखे हैं। अगर इस बार के बजट की बात करें तो कितना मुश्किल था, क्योंकि कोरोना काल से देश, क्या पूरी दुनिया गुजर रही है, तो ऐसे में इस बजट को किस तरह से आप देखते हैं? इससे हासिल क्या क्या हो रहा है? देखिए, ये बजट बहुत ही मुश्किल हालात में पेश किया गया है। इतना अर्थव्यवस्था पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं की थी जितना कि इस बार हुई है। तो इस बार तो खास मशक्कत करनी पड़ी होगी इस बजट को तैयार करने में, क्योंकि आंकड़े पूरी तरह से आए भी नहीं थे। और जो 7.7% की जो गिरावट है वो एक्चुअली मेरा मानना है शायद गिरावट उससे ज्यादा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े तो अभी हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जो इस समय समस्या है, जैसे कि सान्याल जी ने कहा कि हम अपनी बढ़त कैसे, रेट ऑफ ग्रोथ कैसे बढ़ाएं अर्थव्यवस्था की, और अगले साल तो जरूर 11-11.5% की बढ़त होगी, क्योंकि हम लो बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 2019 के लेवल तक पहुंचने में अभी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए डिमांड क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी मेजर कंपोनेंट है अर्थव्यवस्था के, जैसे कि सर्विसेज सेक्टर में आप देखें तो होटल्स हैं, ट्रैवल है, टूरिज्म है, ये सारे अभी भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस समय भी अर्थव्यवस्था करीब 10% की गिरावट पे है। तो ये असंगठित क्षेत्र में भी आंकड़े जो आ रहे हैं कि 20% लोग जिनका नौकरी चली गई थी, उनको 20% को अभी भी काम नहीं मिला है। तो उसके लिए डिमांड जनरेशन जरूरी था। लेकिन बजट में हमारा जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट के कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। पिछले रिवाइज्ड एस्टिमेट भी 34 लाख करोड़ का है और अभी भी 34 लाख करोड़ का है। तो हमें ये बढ़ा के कम से कम जो गरीब हैं, जहां पे जो लोगों की नौकरी चली गई, उनको और देना था। पर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में हमने पैसे काट दिए हैं। पिछले साल का रिवाइज एस्टिमेट 1,11,000 करोड़ का है, उसको काट के हमने 73 लाख करोड़ रुपए करीब कर दिया है। और उसी तरह जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को 42,600 करोड़ से बढ़ा के 9,200 करोड़ कर दिया है। और उसी तरह जैसे कि पीएम किसान स्कीम में 75,000 करोड़ से हमने घटा के उसको 65,000 करोड़। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, कई सोशल स्पेंडिंग पर नकेल कसने की कोशिश की गई है, उसके साथ साथ बैलेंस करने की भी कोशिश की गई। लेकिन विक्रम, अगर डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें और एग्रीकल्चरल इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सरकार उसे लेकर काफी अग्रेसिव है। आपको लगता है कि आने वाले साल में इससे फायदा मिलेगा? हाँ, हो सकता है। एक तरह से सरकार ने काफी स्पष्ट कर दिया है कि डिसइन्वेस्टमेंट को सरकार करना चाहती है और एक काफी स्ट्रेटेजिक तौर में सरकार ने इसका जिक्र किया है। पर अगर एक जो आंकड़ा है वो आज खास अहम है, वो है फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा है, क्योंकि कई विशेषज्ञ पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि आपको केन्जियन रणनीति अपनानी चाहिए, आपको पैसा खर्च करना चाहिए, लोगों के जेब में पैसा डालना चाहिए। और अगर आप देखेंगे सरकार ने वही कहा है और वही घोषणा आज की है।
सरकार पैसे खर्च भी कर रही है पर टैक्सेस को भी नहीं बढ़ाया गया है। इससे एक कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि सरकार कह रही है कि फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा है वो 6.8 तक हम जाने देंगे और शायद 2-3 साल तक फिस्कल डेफिसिट को हम चलने देंगे, बड़ा होने देंगे और उसके बाद हम फिर से एक बार कंसोलिडेट करेंगे। तो कई विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे थे कि आप फिस्कल डेफिसिट पर अभी ज्यादा चिंता ना करें क्योंकि कोरोना का जो एपिडेमिक है ये बार बार नहीं आता है, तो अभी आप इसकी चिंता ना करें और आप पैसे खुलकर खर्च करें और टैक्सेस भी ना बढ़ाएं। और सरकार ने शायद यही की। संजीव, यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि फिस्कल डेफिसिट पर तो अभी सरकार ने अपने हाथ खुले रखे हैं, लेकिन कई ऐसे आर्थिक सलाहकार भी हैं जो ये मानते हैं कि बहुत इन्फ्लेशनरी बजट है, इससे महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने की वजह से आम लोगों को दिक्कतें आएंगी। क्या आपको लगता है कि ये ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन दोनों को साथ लेकर चलने वाला बजट है, या दरअसल इस बजट में सिर्फ इन्फ्लेशन है, जैसा कि कई विपक्षी पार्टियां भी सरकार के ऊपर आरोप लगा रही हैं? देखिए, मैं राजनीतिक मुद्दों पे मैं टिप्पणी नहीं दे सकता। मैं ये कहूंगा कि अभी जो स्थिति है उसमें हमको वित्तीय घाटे पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए था और वही हम लोगों ने किया। बहुत विशेषज्ञों ने यही कहा था कि इस वक्त में खर्च करना चाहिए क्योंकि सिस्टम में अभी डिमांड कम है। डिमांड कम है मतलब इसमें इन्फ्लेशन का भी डर कम है। अगर इस स्थिति में हम लोग खर्च नहीं कर पाते हैं तो कब करेंगे? तो देखिए, इस साल का जो वित्तीय घाटा है जी 9.5% है। अगले साल इकोनॉमी बढ़ेगी, उसमें से हम लोगों को कर का भी हम लोग टैक्स भी कलेक्ट करेंगे तो उससे वो थोड़ा घट के 6.8 के आसपास पहुंचेगा। ये जो हम लोग खर्च कर रहे हैं उससे जो हम लोगों को विकास दर में जो बढ़ेगा उसके कारण मेरे ख्याल से अभी इन्फ्लेशन आने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। अगर इतना इन्फ्लेशन आने लगे तो इसका ये भी मतलब है कि हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह से वापस आ गया है, तो हम उस टाइम में एडजस्ट कर सकते हैं, तो तब तो कोई डर ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम, आपके पास मैं आना चाहूंगा। विक्रम, जरा ये बताइए कि अब चूंकि बहुत सारे रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, विपक्ष के, उनका कहना है कि तमाम उद्योगों को सब कुछ दे दिया तो बाजार तो ऊपर जाना ही था। जिस तरह से आश्चर्यजनक तरीके से कई सालों में बाजार इतने अचानक से ऊपर उठा, क्या कारण समझते हैं आप? एक तो लोगों को शायद डर भी था इस बजट के पहले कि पता नहीं क्या हो जाएगा, नए टैक्सेस आएंगे, वेल्थ टैक्स आएगा, इनहेरिटेंस टैक्स आएगा, कोई कोविड टैक्स आएगा, तो वो सब नहीं हुआ। इसलिए एक तरह से आज मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट ने एक राहत की सांस एक तरह से ली कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी हमें डर था, इसलिए मार्केट खुश था। और दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर और कई इलाकों में वो काफी खुश थे कि जो बैड बैंक हुआ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, ये कई ऐसे मांगे थी जो काफी दिनों से मार्केट के सामने थी। लोग मांग रहे थे कि फाइनेंशियल सेक्टर में रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। तो वो जब घोषणाएं हुई तो मुझे लगता है कि मार्केट्स काफी खुश हो गए थे। तो एक तरह से मुझे लगता है कि राहत की सांस ही ली आज मार्केट्स। बिल्कुल। संजीव जी, जो सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग की बात, जिसकी कमी की बात अभी प्रोफेसर अरुण कुमार ने भी उठाई थी, इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि इस बजट में सरकार ने अपने हाथ जरा खींचे हैं, लोगों के मदद करने वाले हाथ, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी, उसके ऊपर कोई खास उसका इंतजाम नहीं है। क्या वाकई में ऐसा है बजट में? नहीं, ये पूरी तरह से गलत फहमी है। पहले तो सोशल सेक्टर में जैसे हेल्थ इत्यादि में स्वास्थ्य पे बहुत सारा खर्च किया जा रहा है, तो ये पूरी तरह से गलत है। दूसरी बात है, हाँ, नरेगा का जो नंबर है वो नीचे आ रहा है। ये तो स्वाभाविक है क्योंकि नरेगा एक डिमांड ड्रिवन एक्सपेंडिचर है। मतलब जिस समय किसी कारण से कोई अर्थव्यवस्था में गिरावट आ जाए, उस समय जो लोग उससे बेरोजगार हो जाते हैं वो जाके नरेगा करते हैं। तो अगर हम लोग अब अगर विकास दर बढ़ रही है, नौकरियां बढ़ रही हैं, तो स्वाभाविक है उससे लोग नरेगा से निकल के दूसरे काम में चले जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, दूसरे कामों करेंगे। तो ये स्वाभाविक अकाउंटिंग है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी कारण से अगर लोगों को जरूरत पड़े नरेगा की तो वो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। इसको हम लोग रुकावट कोई नहीं दिया है, सिर्फ बजटिंग के लिए कम कर दिया है, क्योंकि यही तो सोचना है कि अगर इकोनॉमी में विकास दर बढ़ रही है, नौकरियां बढ़ रहे हैं, तो लोग नरेगा क्यों करेंगे? तो ये सिर्फ एडजस्टमेंट है।
अगर जरूरत पड़े तो उसमें जा सकते हैं, तो वो नंबर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे जाता है आर्थिक स्थिति के अनुसार। प्रोफेसर अरुण कुमार, क्या आप संजीव जी के जवाब से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि सरकार सभी कंसर्न्स को एड्रेस कर रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसमें जो आंकड़े आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि एवरेज में 45 दिन का ही काम मिल रहा है, 100 दिन का काम नहीं मिल रहा है, और इसलिए उसका खर्चा बढ़ाने की ये बात तो पिछले साल आरबीआई ने भी कही थी कि 45 दिन का ही काम मिल रहा है, और बहुत तो शिकायत कर रहे हैं कि उनको काम ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे नरेगा को बढ़ाने की जरूरत थी, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, उनके हाथ में परचेजिंग पावर जाएगी, तो फिर वो जो खरीदना शुरू करेंगे। जब वो खरीदना शुरू करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और बिजनेस उससे आगे बढ़ेगा। उसी तरह से सब्सिडी है, उसमें भी काफी कटौती की गई है, और भी स्कीम्स कई हैं, जैसे मैंने बताया पीएम किसान स्कीम है। और हेल्थ का आंकड़ा तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम है उसमें हेल्थ का आंकड़ा दिखाया कि 82,000 करोड़ से घटा के 74,600 करोड़ कर दिया है। तो हेल्थ में तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, पर क्योंकि ओवरऑल एक्सपेंडिचर सिर्फ 34.5 लाख करोड़ ही है, जो पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट का है, और जो उसमें अगर आप देखें तो इंटरेस्ट बर्डन करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ गया है। तो इसलिए 1.25 लाख करोड़ की कटौती तो जगह जगह होगी ही। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो सोशल सेक्टर में कटौती है वो इसलिए हुई है क्योंकि हमने ओवरऑल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाए हैं। तो फिस्कल डेफिसिट जरूर बढ़ जाता अगर हम ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ाते, तो वो इस समय जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि दरअसल फिस्कल डेफिसिट पर लगाम लगाने के लिए ये आवश्यक था। इस वक्त हमारे साथ राजीव कुमार जी जुड़ चुके हैं, वाइस चेयरमैन नीति आयोग। राजीव जी, इस बजट को लेकर लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। ज़्यादातर सेक्टर से यही बात सुनने को मिल रही है कि बजट काफ़ी उत्साहवर्धक है, लोग इसे लेकर काफ़ी आगे उत्साह से आगे चलने की बात भी कर रहे हैं, और खास करके माना जा रहा है कि इकोनॉमी में पैसा आएगा। आपके हिसाब से ऐसी ये कौन सी प्रमुख बातें हैं जिसकी वजह से आज इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है इस बजट की जो बहुत ही अप्रत्याशित है वो है इसका पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना। और ये जो 4.12 लाख करोड़ था 2020-21 में, उसको बढ़ा के 5.54 लाख करोड़ कर देना, 34% से इसकी बढ़ोतरी जो है वो खर्चा होगा। जब अर्थव्यवस्था में तो पैसा पूरा का पूरा सब बढ़ेगा, और इसमें आपको 2 लाख करोड़ वो भी जोड़ना चाहिए जो कि बजट में बताया गया है, वित्त मंत्री ने बताया कि जो कि राज्यों को दिया जाएगा अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने में जिसमें कि हाईवेज, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट सब शामिल हैं, उससे क्या होता है कि बेतहाशा मल्टीप्लायर इफेक्ट्स बढ़ते हैं, और उससे ही जो है वो फिर और प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें खिंचता है, और उससे जो है वो भी और पैसा इसमें से निकलेगा। तो पहली बात तो ये बहुत बड़ी हो गई। दूसरी चीज़ जो करी गई है वो ये है कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे देश में जो प्राइवेट डेट है, जो बैंक से डेट मिलता है प्राइवेट सेक्टर को, वो बहुत कम है। उसका जो रेशो है वो डेट टू जीडीपी, प्राइवेट डेट टू जीडीपी रेशो सिर्फ 53% है। बैंक ऋण दे नहीं पा रहे हैं। उसको करने के लिए जो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने की बात की गई है, उससे बैंकों की जो बैलेंस शीट्स है उसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट वहाँ से हटा लिए जाएंगे, और उसको हटाने की वजह से क्या होगा कि बैंकों को ऋण देने की जो उनकी काबिलियत है, जो उनकी समझता है, वो उसमें वो बढ़ जाएगी। और ये हमारा उससे जो है वो हमारे क्षेत्रों में जैसे निर्यात क्षेत्र है या मध्यम और जो छोटे इकाइयां हैं, उनको ऋण देने में उनकी क्षमता बढ़ेगी, और उससे पैसा और आगे बढ़ेगा। तीसरी बात जो है वो हम लोगों ने इसमें जो आपने 3 बात पूछी थी वो है कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, जिसको कि 20,000 करोड़ रुपए की उसमें पूंजी सरकार लगाएगी। और उसमें जो है वो हमें पूरी उम्मीद है कि इस पूंजी को लगाने से जो बाहर के लॉन्ग टर्म पेंशन फंड्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया पेंशन फंड, जो सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे कि अबू धाबी का है और यूएई का है, जो कि आने को बहुत उत्सुक और आतुर हैं, वो इसके कई गुना पैसा इसमें अपनी तरफ से लगाएंगे, जिससे कि 5 लाख करोड़ रुपया तक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेट में ये इकाई हमारी देने को काबिल होगी अगले 4-5 सालों में। उससे भी पैसा बहुत बढ़ेगा। तो सारी की ये तीनों चीज़ें और कई एक और चीज़ें भी हैं,
मगर मुझे सबसे एक बात आपसे अवश्य कहनी है, वो ये है कि मुझे बहुत खुशी है कि जो FRBM द्वारा लगाई गई एक बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट्स थे कि 3%, 3.5% इस तरह की बातें जो हमेशा होती रहती थी, उसको वित्त मंत्री ने हटा दिया और ये कहा भाई कि आज हमें ज़रूरत है अपनी आर्थिक गति को बढ़ाने की, अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की, उसको सक्षम करने के लिए। तो इसलिए हम ग्रोथ के प्रति जाएंगे, हम ग्रोथ के ऊपर अपना भरोसा रखेंगे, ना कि हम वित्तीय घाटे को संभालने में अपना सारा समय बिताएं। राजीव जी, एक बहुत छोटा सा जवाब चाहूँगा इस सवाल का। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर हमेशा कहा गया कि टारगेट और रियलिटी, इसमें हमेशा बहुत फ़र्क रहता है, ये हमने पिछले सालों में देखा है। आपको लगता है कि इस बार जो हमारा लक्ष्य है उसे हासिल करने में सरकार कामयाब रहेगी? देखिए, सबसे छोटा जवाब तो है कि बिल्कुल रहेगी जी। मगर उसकी वजह यह है कि पहली बार एक पाइपलाइन बनाई गई है, एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा जिससे कि क्लोजली इसको मॉनिटरिंग होगी और इस मॉनिटरिंग के तहत हम इस बात को तय कर पाएंगे कि ये सारी चीज़ें महीनेवार इनकी पूर्ति हो। और मुझे लगता है कि इसलिए ये जो टारगेट है 1,75,000 करोड़ का, वो अवश्य ही पूरा होगा और मेरे ख्याल में और ज़्यादा भी हो जाएगा। राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन बजट की बारीकियाँ आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे ये बजट देश के विकास के लिए आवश्यक है।